हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आपकी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 1 के अंदर हम सिक्स्थ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कवर करेगी इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। वैसे देखा जाए तो मैं इस वीडियो में बहुत कम नई चीज़ें पढ़ा पाऊंगा। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो इसको आप अपनी बुक से ही पढ़ लें, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो मोर और लेस हम पहले ही ऑब्जेक्टिव्स में भी कवर कर चुके हैं। हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी अचीव होता है देखा जाए तो वो मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है, क्योंकि कोई आदमी कितना भी काबिल आप अपने ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय रख लें, जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कहाँ से इनपुट मिलेगा, आउटपुट कहाँ देनी है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो करेगा क्या। तो यानी कि सारे ओवरऑल एनवायरमेंट को जो एक सूत्र में बांध के रखता है, पिरो के रखता है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। तो जैसे यहां पर ही लिखा हुआ प्रबंध के महत्व में कि जो प्रबंध है वो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। कोई भी संगठन जो बनाया जाएगा उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा वो मैनेजर का ही होगा, मैनेजमेंट का ही होगा, प्रबंध का ही होगा। चाहे फिर वो प्रॉफिट कमाना हो, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ज्यादा लाभ कमाने के लिए मैनेजमेंट कोशिश करेगा, और मैनेजमेंट ही है जो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि लाभ कमाते हुए हमने समाज का भी ख्याल रखना है, एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखना है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी देने हैं, चीटिंग भी नहीं करनी, मार्केट शेयर भी कैप्चर करना है। वो निगाह रखेगा कि कौन सी नई कंपनी मार्केट में आ गई, पुरानी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उन्होंने कौन सी नई स्ट्रैटेजी ला दी। ऐसा नहीं है कि भाई आंख मीच के घोड़े की तरह, जैसे वो घोड़ा चलता है ना सड़क के ऊपर, वो अपने दोनों तरफ आंखों पे बांध देता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकती। मैनेजमेंट को 360 डिग्री देखते रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, अच्छा वाला मार्केट शेयर चल रहा होता है, अचानक पुरानी कोई कंपनी ऐसी स्कीम लॉन्च कर देती है कि सारे कस्टमर उधर की तरफ खिंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई नई कंपनी आती है, वो क्योंकि उसको मार्केट शेयर कैप्चर करना होता है, बिलो द बेल्ट वो काम करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कॉस्ट से भी लो चीजें ऑफर करना शुरू कर देते हैं जस्ट मार्केट को तोड़ने के लिए। अब ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि हाँ, एक पुरानी एस्टैब्लिश कंपनी भी वही स्टेप लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो करेक्टिव स्टेप लिए जाएंगे। हाथ पे हाथ तो रख के नहीं बैठ रहेंगे ना कि भाई चलो दूसरा बंदा आ रहा है, वो हमारा मार्केट शेयर खाए जा रहा है और हम बैठे हुए देख रहे हैं। ये तो सही नहीं है। अब कितनी ऐसी पुरानी कंपनीज थी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं किया, और उसकी वजह से उनका मार्केट शेयर उनके हाथ से निकल गया। नई कंपनीज आ गई और उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी तरफ खींच ली। अब मारुति का एग्जाम्पल लो। मारुति हमेशा से ट्रेडिशनल कार्स बनाया करती थी। एसयूवी सेगमेंट में उनकी कमी एंट्री थी, ज़्यादा स्टाइलिश कार में वो कम जाया करते थे, मार्केटिंग पर भी उतना खर्चा नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे नई कंपनीज आई, होंडा, हुंडई, और अब तो और भी बहुत सारी आ गई हैं, निसान, और मेरे को तो नाम भी ध्यान नहीं रहते, फोर्ड, इनकी भी कई गाड़ियां आ गई हैं छोटे बड़े हर साइज़ में। तो मारुति ने भी अब क्या किया, तुरंत अपने नए नए वेरिएंट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। तो मार्केट शेयर अपना रिटेन किया हुआ है ना। नहीं तो जिस हिसाब से नई गाड़ियां धड़ाधड़ मार्केट के अंदर एंटर कर रही थी मारुति, जिसने पूरी इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैप्चर किया हुआ है, वो आउटडेट हो जाएगी। अब आप टू व्हीलर का एग्जाम्पल ले लो। टू व्हीलर के अंदर बजाज के पास ऑलमोस्ट सारा मार्केट शेयर था, मैं तो बोलूँगा सारे। वो हमारा बजाज, पुराने ज़माने में एक ऐड आया करती थी, आप तो खैर अभी छोटे हो, शायद आपने नहीं देखी होगी वो ऐड। पुराने ज़माने में एक हमारा बजाज करके ऐड आया करती थी टू व्हीलर के नाम पे। बजाज चेतक, बजाज सुपर, ये स्कूटर चला करते थे। एलएमएल वेस्पा करके एक नई कंपनी एंटर हुई थी। फिर उसके बाद ये नया स्कूटी का कल्चर आया, और इसमें भी ये जो यूनिसेक्स अपील लाए हैं कि भी स्कूटीज इस तरह की लाए हैं कि भी जेंट्स भी चला लें मार्केट। तो ये मार्केट शेयर नया कैप्चर करने, और पुरानी कंपनी जो स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रही हैं वो उसमें एंटर करने के लिए तो कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में कोई कंपनी इस फील्ड में इस तरह से एंटर ना करे तो वो तो आउट हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आजकल तो स्कूटीज का ही जमाना है। स्कूटर खत्म ही हो गए, अब स्कूटीज ही चलते हैं। तो मार्केट शेयर रिटेन करने के लिए बदलते एनवायरमेंट को देखना पड़ेगा ना। तो ये सारे कंसेप्ट्स इंटर रिलेटेड हैं। स्टूडेंट शुड नॉट ट्राई टू मग अप, उसको रट्टा मारने की बजाय ना चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी आप जानते हो आजकल 12th की बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम्पल की हम बात करें तो उसमें हॉट्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि एक रियल लाइफ सिचुएशन से वो डिस्कस। इसीलिए मेरी पूरी आपको पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पेश करूँ, जो इस समय समाज में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, बदलती कंपनियां बदलते परिवेश में जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, उसको समझना हम सीखें। एक बार अगर हमारे कोई आदत पड़ गई, एक बार हमें अगर न्यूज़पेपर के अंदर बिजनेस का पेज भी अच्छा लगने लग गया,
तो मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतनी हमें नॉलेज अभी से ही होनी शुरू हो जाएगी, और किसी भी सब्जेक्ट में जो जब एक बार इंटरेस्ट आने लगता है तो फिर बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो खैर अभी हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, ज़्यादा प्रॉफिट, बेटर मार्केट शेयर, बेटर इमेज। इमेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट के अंदर अपनी ऐसी इमेज बना के रखनी होती है। एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बड़ी इमेज क्रिएटर होते हैं। अगर अब जैसे मेरे को थोड़ा ही इसके बारे में नॉलेज है, अगर मैं गलत कोट करूं क्योंकि मैंने ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने ऐसा कईयों से सुना है कि जो टाटाज हैं, खासकर टाटाज, ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ की बड़ी केयर करते हैं। मेरे एक जानकार भी टाटाज में जॉब करते थे, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर बड़े अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं, उनके ट्रेनिंग के सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत केयर के साथ रखते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि और कंपनीज नहीं रखती, बट ऐसा मैंने सुना है टाटास के बारे में कि दैट दे आर वेरी गुड फॉर देयर एम्प्लॉयज़। वो उनको रिटायरमेंटल बेनिफिट्स भी शायद देते हैं। कई कई बेनिफिट्स हैं जो टाटाज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इतना शायद कंपेरेटिवली और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाती होंगी, तभी जो लोग टाटा में जॉब करते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं कई बार। तो ऐसे करने से क्या होता है, कंपनी की इमेज बिल्ड होती है ना। इसी तरह से अब जैसे मैं एयरटेल का बहुत सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ, चाहे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी यूज़ ना कर पाऊँ, क्योंकि समटाइम्स हम भी एयरटेल को स्विच करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर कॉस्टली। बट कंपनी ने आफ्टर सेल सर्विस, मैं कहूँगा मैंने इंटरनेट के अंदर कम से कम 10 कंपनियाँ बदली होंगी, लेकिन जो सर्विस एयरटेल से मुझे मिलती है वो मुझे किसी कंपनी से नहीं मिलती। मैं कोई एयरटेल का एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई एयरटेल से कमीशन नहीं खा रहा हूँ, लेकिन तब भी आपको समझाते वक्त ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का। तो कोई भी कंपनी अपनी इमेज इंप्रूव करती है आफ्टर सेल सर्विस से। ये बहुत मैटर करता है कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी बात सुन के हो सकता है आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो, तो आप उतना फेवरेबल ना बोले, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो एटलीस्ट मेरे से ही कितने प्रभावित होकर लोग एयरटेल को सब्सक्राइब करेंगे। वो तो कंपनी अपनी एक इमेज बनाती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के थ्रू, एम्प्लॉयज़ को बेटर ट्रीटमेंट के थ्रू, बेटर सर्विसेज के थ्रू, है ना। हर कंपनी अपनी एक इमेज क्रिएट करती है। हाँ भाई, ये ठीक है। अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, ये भी तो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि बड़े बड़े जो है स्पोर्ट्स प्लेयर्स या फिल्म्स से जुड़े हुए जो एक्टर्स हैं उनको जो है वो लोग अपने एड्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उससे भी जो है होता है सोशल प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले आईटीसी के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा, तो सोशल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने ई चौपाल लाया, तो आज उनका किताबों के अंदर नाम आ गया। नहीं तो एक कंपनी पैसा कमा रही है, कौन पूछ रहा है। आज आईटीसी ने ई चौपाल लॉन्च किया, तो 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक के अंदर आपके ई चौपाल के बारे में जा रहा है। तो आप देखिए पूरे इंडिया में लाखों बच्चा जो है वो 12th में बिजनेस स्टडीज़ में इस बुक को पढ़ रहा है, और वो ई चौपाल और आईटीसी का नाम पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सोशल प्रोजेक्ट कंपनी की इमेज को इंप्रूव कर रहा है ना। ये चीज़ें हैं, सर्विंग द सोसाइटी भी इसी में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रुप्स को, जो ग्रुप गोल्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करती है। साथ में मैनेजमेंट का काम होता है एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, क्षमता में वृद्धि। अब एफिशिएंसी के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, लेकिन क्वालिटी की कॉस्ट पर नहीं, सिर्फ कॉस्ट को कम करना है, जहां तक हो सके कॉस्ट कटिंग। इसके लिए कई बार ना बस मेहनत करने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, जैसे एक रॉ मटेरियल 10 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रहा है, थोड़ा सा मार्केट सर्वे किया तो वही चीज़ 10 की जगह 8 रुपये में आ जाएगी। बेशक हो सकता है थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़े, या एक कंपनी को आप लॉन्ग टर्म तक डील देने का प्रॉमिस करें तो वो आपको लो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे, या आप दूर से मंगवा रहे हैं और रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा पड़ रही थी, अब आपने उसको नज़दीक से मंगवा लिया इसलिए वो कॉस्ट अब कम पड़ रही है। देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स, देयर कैन बी वेरियस वेज बाय विच अ कंपनी कैन डेफिनेटली रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। वही चीज़ जो आप 10 रुपये में बेचते हैं, सपोज 7 रुपये में बनाते हैं, अगर वो कॉस्ट 7 से घट के 6 पे आ जाए, 1 रुपी पर यूनिट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और दिस में करोड्स ऑफ रुपीज़ का फर्क पड़ सकता है एक बड़ी कंपनी के एंगल से देखें। इसी तरह से सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि संसाधनों के व्यर्थ को कम करना, रिड्यूसिंग द वेस्टेज। ये आप देखिए घर में भी कितना वेस्ट होता है, इसी तरह से बिजनेस में भी कितनी बार ऐसा होगा कि वेस्टेज, कोई चीज़ ऐसी रॉ मटेरियल इस तरह की चीज़ें ऑर्डर की जा रही हैं जो कि यूज़ ही नहीं हो रही हैं, गलत ऑर्डर कर दिया, वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। बहुत सारे कंपनीज में ये एक टेंडेंसी होती है कि भाई अपना खाते खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, झूठे बिल्स कंपनी के ऊपर लोड कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उसके खर्चे भी कंपनी पे डाल रहे हैं। ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ना। या इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस ऑन करके छोड़े हुए, फैंस खुले हुए छूट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में तो ये सीन कई बार होता ही है। तो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या प्राइवेट ऑफिस है, सबकी मैनेजमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर भी वेस्टेज है, आफ्टर ऑल मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, शायद मैं कई बार आपको रिपीट करूँगा, कि दैट मनी इज़ योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी।
आई रिपीट माई सेंटेंस, मनी इज योर्स बट द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू सोसाइटी। सपोज मैं आज एक बहुत अमीर बिजनेसमैन हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली का बिल 5,000 रुपये महीना आ रहा है या 15,000 रुपये महीना आ रहा है, बट बिजली इलेक्ट्रिसिटी तो कम है ना कंट्री में, तुम्हारे पास 10,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन आप बिजली वेस्ट करने का आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो बिजली सरकार की है, वो देश की है, जनता के लिए है। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप यूज़ कर लीजिए, उसको वेस्ट तो मत कीजिए। वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं आपको। पैसे देने से आपके पास ये अधिकार नहीं आ जाता कि आप सरकारी जो संसाधन हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं, उनको वेस्ट करें। पैसे देने से आपको उनको यूज़ करने का अधिकार आता है, वेस्ट करने का नहीं। तो वेस्टेज को तो हमेशा ही हमें कम करना चाहिए, और ये मैनेजमेंट का खासकर एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्लीनिनेस, क्योंकि वो बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी पर, मैं तो कहता हूँ कि मैनेजमेंट को एक क्लीन एंड नाइस एंड सेफ एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से मिनिमाइज द स्टॉक ऑफ स्लो मूविंग आइटम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल कम ही होता है। अब ये ना हो कि भाई सपोज रॉ मटेरियल में 5 में से एक आइटम कोई ऐसी हो जो बहुत कभी कभी यूज़ होती है, उसको भी उतनी क्वांटिटी में मंगवा के पड़ा हुआ है, स्लो मूविंग है, या किसी चीज़ की डिमांड कम है, तो उसकी प्रोडक्शन भी कम होनी चाहिए। द मैनेजमेंट हैज़ टू सी कि भाई ये स्लो मूविंग आइटम है, ये कम ही बिकती है, या सीजनल प्रोडक्ट है, सीजन में बिकता है, तो फिर उसको उसी हिसाब से मैनेज करना होगा कि सीजनल प्रोडक्ट्स को सीजन में ही प्रोडक्शन ज़्यादा दी जाए। अब पता लगा अचानक जो है, मान लेते हैं आप वुलन क्लोथ्स में डील करते हैं, आप सबको पता है कि भाई दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है इंडिया में, आपने उस हिसाब से प्रोडक्शन अगर अपनी इंप्रूव नहीं की तो उस समय डिमांड आने पर आप लूज कर जाएंगे मार्केट शेयर, दूसरी कंपनीज आगे निकल जाएंगी जिन्होंने उस चीज़ को पहले से फोर्स ही करके बनाया होगा। ऐसे ही अगर आप रेनकोट्स बना रहे हैं तो आप सबको पता है जून जुलाई में बारिश होती है, तो उस समय रेनकोट्स पूरे साल में वही 2 महीने, होने को बारिश सारा साल होती है, बट उन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो है सेल होगी आपकी अम्ब्रेलाज की, आपके रेनकोट्स की। तो ये सीजन को देखते हुए काम करना होता है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट को एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, क्षमता में वृद्धि करने के लिए कर्मचारी भी उचित संख्या में रखने चाहिए। अब मान लेते हैं 3 गार्ड्स की जरूरत है, गार्ड 7 रखे हुए हैं, 4 आपस में गप्पे मार रहे हैं, वो बाकी के 3 जिनकी जरूरत है उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो और उनको साथ में उनकी सैलरीज भी जा रही हैं। खाली बैठा शैतान का घर, वो कंप्यूटर में ऑफिस में घुस के सोचेगा गप्पे मार लूँ, म्यूजिक मोबाइल पे सुन लूँ, यही सब वेस्टेज। तो स्टाफ ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा, ऑप्टिमम एक स्ट्रेंथ स्टाफ की मेंटेन करना, ताकि हम उनको बेटर सैलरीज दे सकें, बेटर फैसिलिटीज़ दे सकें, ये भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। इसी तरह से मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है। ये तो सबसे बड़ा है ही। मैंने कहा ना 360 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि क्या चेंजेस चारों तरफ हो रहे हैं, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहा है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, सरकारी नीति में बदलाव, गवर्नमेंट पॉलिसी कई बार चेंज हो जाती है, नहीं चलाना जी। अब पीछे वो आके मैं अगर दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ जी, डीजल कार्स को अब इस समय गवर्नमेंट नहीं ज़्यादा वो अलाउ कर रही कि बहुत पोल्यूशन है जी सिटी में, तो ये दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कल को यही चीज़ दूसरे शहरों में भी आ सकती है। तो अभी से गवर्नमेंट पॉलिसी क्योंकि डीजल के अगेंस्ट जा रही है, तो किसी भी कार मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि थोड़ा सा संभल के आगे बढ़े इन रिस्पेक्ट ऑफ डीजल कार्स, कल को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सीएनजी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से भी हमारी प्रोडक्शन, सेल्स, कंपनी के ओवरऑल आउटलुक, वर्किंग चेंज होती रहनी चाहिए, है ना। वेदर की कंडीशन आप देखो कि कंट्री जो है वो कंपेरेटिवली हॉटर होती जा रही है, तो उसके हिसाब से जो वेदर चेंजेस कंट्री में आ रहे हैं उसके हिसाब से भी आप देखिए। कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आ रहा है, हर कोई ब्रांड की तरफ जा रहा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे लोग दुगना पैसा भी देने को तैयार हो जाते हैं। आज चीपर प्रोडक्ट्स, गरीब आदमी भी होगा तो वो यही सोचेगा भी पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँ, बढ़िया जूता खरीदूँ, स्मार्टफोन खरीदूँ। एक कंज्यूमर बिहेवियर में ये चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आज वो बाहर की मूवीज़ देखते हैं, बाहर के वो स्पोर्ट्स गेम्स देखते हैं और इंटरनेट के ऊपर बैठते हैं, तो सब चीज़ों से यही देखते हैं कि यार ये है जीने का असली तरीका, वो ऐसा सोचते हैं। तो जो पहले एक इंडिया में देसी आदमी जिसको बोलते हुआ करते थे, जो कुछ भी सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो विचारधारा थी, वो काफ़ी हद तक अब वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो फिलहाल सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। अगर बिजनेस के एंगल से देखें तो वो विचारधारा अब खत्म हो रही है। आज हर कोई शो बिजनेस में आ गया है, अपने घर को भी इतना शानदार बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कोई होटल, वो सादा वाला खत्म हो गया है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज है ना, फर्नीचर भी बनाना है तो शो ही ज़्यादा हो, चाहे मजबूत कम हो, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे मार्केट से। और जो सबसे बड़ी बात है कि बदलते एनवायरनमेंट में जो कॉन्टिन्यूसली खुद को बदलने की हमारे को जरूरत पड़ती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेसिस्टेंस टू चेंज। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सभी में ये होता है कि जो चल रहा है ना वो उसी में बिलीव करते हैं। वैसे सब कुछ चेंज होता रहता है, हम अपना लाइफ स्टाइल, अपना एटीट्यूड, अपना बात करने का तरीका,
सब कुछ बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा काम करना है आमतौर पर उसमें हम रेसिस्टेंस टू चेंज रखते हैं। जो जैसे चल रहा है हम सोचते हैं यार वही होता रहे, रोज नई चीज आएगी, फिर नई मशीन आ गई, अब उसको नए ढंग से सीखो, नई प्रोडक्शन करो, नई पैकिंग करो, फिर नई ट्रेनिंग्स दो, कंज्यूमर्स को नई प्राइजेस बताओ, नए इंग्रेडिएंट्स यूज करो, नई रॉ मटेरियल की मार्केट्स में से जो है वो शॉपिंग करो। मतलब एक ये होता है कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर ये भी एक आर्ट होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को जो उस कंपनी में उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं उनको एनकरेज करे कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात भी हम पहले कर चुके हैं कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जो उनके उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्ति करने में हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि वो उनको ओवरऑल टीम स्पिरिट में डेवलप करे, कि एक टीम भावना, जैसे होता है ना एक टीम स्पिरिट। जैसे कोई क्रिकेट की टीम होती है तो वो मिलके खेलते हैं, अगर हर वक्त हम अपना ही सोचेंगे तो फिर टीम हार जाएगी। तो एक टीम स्पिरिट, एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड डेवलप करना। और एक और बात जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है वो ये कि इंप्लॉइज बड़ी जल्दी कंपनीज को छोड़ के दूसरी कंपनीज में चले जाते हैं। तो मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करे, इतना रेम्यूनरेट करे, एनकरेज करे, ट्रेन करे, खुश रखे जहां तक हो सके कि वो उस कंपनी में लंबे समय तक टिके। जितने पुराने एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बेटर काम कर पाएगी, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर नए नए एम्प्लॉयज़ आते रहेंगे तो फिर वो तो समझ ही नहीं पाएंगे ना कि क्या हो रहा है, फिर तो सारा टाइम ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा। और साथ में हमने समाज की भी सेवा करनी है। ये सारी चीज़ें अचीव करते हुए सोसाइटी को कभी नहीं भूलना, जहाँ तक हो सके सोशल प्रोजेक्ट्स में जाना। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ हम अगर और नए पॉइंट्स को उठाएं तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, चीटिंग नहीं, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स नहीं देने, जितनी की चीज़ है उतना दो। ये नहीं कि 10 रुपये की चीज़ है, बनती 10 रुपये की है, उसको आप 1000 रुपये की बेचने की कोशिश करो, कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाओ। ऐसा मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। लॉन्ग रन में वो एक्सपोज होकर फेल हो सकती है मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, आफ्टर ऑल ये भी तो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। और वैसे ये सोशल प्रोजेक्ट्स वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स, वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सैनिटेशन, सीवरेज, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर एंटर कर सकता है। तो इन सब की बहुत ज़रूरत है और इन सबको करना ही चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट कि ध्यान से पढ़ें, और फिर भी कोई डाउट हो कभी कोशिश करें। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू।